नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान, इसके अंतर्गत चौथी जो इकाई है वाक्य विज्ञान, इसके संदर्भ में हमने चर्चा शुरू की है। कल हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो वाक्य विज्ञान आता है, इस वाक्य विज्ञान के अंतर्गत जो विद्वानों के जो विचार प्रवाह है, मत प्रवाह है, उसको लेकर हमने चर्चा की है। इसमें हमने देखा था कि वाक्य विज्ञान के संदर्भ में विशेषतः दो वाद जो है जो बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, और उसमें हमने अन्विताभिधानवाद और अभिहितान्वयवाद इसको लेकर चर्चा भी की है। इसके संदर्भ में अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट पद को अथवा शब्द को जो है महत्वपूर्ण मानते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके ही गुरु प्रभाकर गुरु, उनके ही शिष्य जो है प्रभाकर गुरु, ये अन्विताभिधानवाद के अंतर्गत भाषा के अंतर्गत वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण मानते हैं। अर्थात दोनों के विश्लेषण से हमने ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार भाषा में वाक्य महत्वपूर्ण होता है, और पद जो है भले ही अर्थ का प्रेषण करते हैं, लेकिन उसका अन्वय करने की जो प्रक्रिया चलती है वो वाक्य के माध्यम से चलती है। इसलिए भाषा में तथा आधुनिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा कि वाक्य को ही महत्व प्राप्त हुआ है, अर्थात वाक्य को ही संपूर्ण इकाई के रूप में माना गया है। तो इसलिए अंत तक हमने ये जान लिया कि भाषा के अंतर्गत वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई के रूप में उसको जाना जाता है। तो अब तक हमने ये देख लिया है। आगे हम हमारे पाठ्यक्रम में जो मध्य दिए हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में पहला जो मता दिया है वाक्य की परिभाषाएं, इसको लेकर हम थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। अर्थात इसमें हम ये समझेंगे कि विद्वानों के द्वारा वाक्य की जो परिभाषाएं वहां पे दी गई है, इन परिभाषाओं के माध्यम से वाक्य क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हमें समझने में सहायता होगी। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को समझने वाले हैं, और भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिन विद्वानों ने इसके ऊपर चिंतन किया है, विचार रखे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी उनके द्वारा दी गई वाक्य की परिभाषाएं देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इनके द्वारा जो वाक्य की जो परिभाषा दी है इसको थोड़ा सा हम समझने वाले हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भोलानाथ तिवारी एक प्रसिद्ध अर्थात लोकप्रिय या सुपरिचित भाषाविद के रूप में जाने जाते हैं, और भाषा विज्ञान के संदर्भ में उन्होंने विशेष तौर पर अपना लेखन कार्य जो है किया हुआ है। तो इनके द्वारा जो वाक्य की जो परिभाषा दी गई है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो उनके मतानुसार मैं यहाँ पे परिभाषा लिखूंगा, जिसके आधार पर हम समझेंगे, उसका विश्लेषण करके समझेंगे कि भोलानाथ तिवारी वाक्य को किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले मैं परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, वाक्य भाषा की सहज इकाई है। वाक्य भाषा की सहज इकाई है। अर्थात देखिए, ये पहली बात जो है, सबसे पहले हम पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे, जिसमें वाक्य भाषा की सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं। उसके साथ साथ शब्दों, यहां पे पूर्ण विराम नहीं है, यहां पे अर्धविराम है या कॉमा कह लीजिएगा। तो पहली बात उन्होंने कही है कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं, जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण
ऑब्लिक अपूर्ण, अर्थ की दृष्टि से पूर्ण ऑब्लिक अपूर्ण, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में, अपने विशिष्ट संदर्भ में, विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं, अवश्य पूर्ण होते हैं। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक समापिका क्रिया होती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कम से कम एक समापिका क्रिया होती है। अब देखिए, ये पूरी जो परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हमारे सामने जो है वाक्य से संबंधित हमारे सामने रखते हैं, और इसमें जो उन्होंने बातें कही है उसके आधार पर तुरंत जो है वहां पे वाक्य क्या है उसके संदर्भ में हमें जानकारी मिल जाती है। मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण अपने सहज भाषा में या आसान भाषा में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है। देखिए, भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। वाक्य भाषा की सहज इकाई है डैश डैश ने कहा है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उस दृष्टिकोण से भी इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने पहला जो वाक्य इसमें बताया गया है, इसमें अपनी बात बताई है। सहज इकाई से मतलब क्या है कि भाषा एक बहुत सारे तत्वों को लेकर प्रस्तुत होने वाली चीज है, या भाषा के अंतर्गत शब्द होते हैं, पद होते हैं, ध्वनियां होती है, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, अर्थात इन सभी का मिला जुला रूप जो होता है वो भाषा होती है। तो इसके अंतर्गत वहां पे वाक्य को उन्होंने सहज इकाई के रूप में, सहज मतलब अगर हम भाषा का प्रयोग करते हुए, शब्दों को इस्तेमाल करते हुए जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो उस बात को हम वाक्य के माध्यम से ही सहज प्राकृतिक तौर पर उसको कहने की कोशिश करते हैं, न कि किसी शब्दों की सूची के रूप में बोलते नहीं है, हम उसको वाक्य के रूप में ही बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये वाक्य जो होता है वो भाषा की सहज इकाई होती है, जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं। मतलब वाक्य जो होता है एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। अर्थात मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि एक शब्द का वाक्य किस प्रकार होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा कि आप जंगल से गुजर रहे हैं, आपके साथ अपने 2-3 साथी हैं, आपके साथी आगे बढ़ रहे हैं और जंगल से गुजरते समय आपका साथी जो है अचानक वहां पे सांप कह के अगर वहां पे चिल्लाता है, तो आप लोग जो पीछे हैं, आप लोगों को पता चलता है, भले ही सामने वाले या जो आगे जो साथी चल रहा है उसने एक ही शब्द का उच्चारण किया है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, आपने सांप को नहीं देखा है, इसको उच्चारने के पश्चात तुरंत आपको वहां पे पीछे जो है आवाज के तौर पर जो सांप शब्द सुनाई दिया था, भले ही वो एक है, अकेला है, लेकिन उस वक्त वह वाक्य के रूप में वहां पे प्रयुक्त हो रहा है। अर्थात पीछे के लोग जो है यहां साफ है या सामने साफ है, इस प्रकार से उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो वाक्य जो होता है, इसमें उन्होंने जो कहा कि जिसमें कम से कम कोई भी एक शब्द हो सकता है। तुम कहां गए थे, उत्तर के रूप में आप कहेंगे गांव, अर्थात ये गांव जो है एक प्रकार से वाक्य के रूप में वहां पे आ जाता है। तो वाक्य में कम से कम एक शब्द होता है या एक से अधिक भी शब्द होते हैं, हमने देखा है। और जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण, मतलब बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि
वाक्य कभी कभार अर्थ की दृष्टि से पूर्ण भी होते हैं और कभी कभार अपूर्ण भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी बात जो है किसी भी एक पूरे वाक्य में अगर नहीं कह पाते, या अगर छोटी सी बात कहनी है तो एक वाक्य में हम कहेंगे, लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा विचार वहां पे प्रस्तुत करना है तो हमें एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग करना होगा, तब जाकर वहां पे हम कह सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा कि जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण ऑब्लिक अपूर्ण व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इसका मतलब क्या है, देखिए व्याकरणिक दृष्टि से मतलब इसमें जो होता है वाक्य बनने के लिए आपको तो पता है कि यहाँ पे हिंदी के अंतर्गत एक सूत्र अपनाया जाता है, कर्ता कर्म क्रिया। मतलब हिंदी का अगर कोई वाक्य बनता है तो वो उसमें कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया आएगा। मतलब कर्ता कर्म क्रिया के सम्मिलित रूप में वहां पे वाक्य बनाया जाता है, या वाक्य बनाने की पद्धति जो है हिंदी में है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण अथवा अपूर्ण व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। मतलब उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य जो है वहां पे माना जाएगा, लेकिन वह अर्थ की दृष्टि से पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से भोलानाथ तिवारी को मानना यह कहना यह है कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है, जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण अथवा अपूर्ण व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। साथ ही इसके आगे जो बात आ गई इसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष, ये महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष मतलब कभी कभार ये क्रिया जो है प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देती है, और परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप में भी यहाँ पे क्रिया मौजूद होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने अभी जो उदाहरण दिया था, तुम कहाँ गए थे, उत्तर के रूप में अगर गांव कहा गया तो वहां पे गांव तो वाक्य है, शब्द है, शब्द अकेला है फिर भी वाक्य है, लेकिन उसके साथ अप्रत्यक्ष रूप में क्रिया भी वहां पे जुड़ी हुई है। मैं गांव गया था, अर्थात गया था ये जो वहां पे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गांव कहने के बाद, अर्थात इसको हम समझ सकते हैं कि मैं गांव गया था, ये भी कहा जा सकता है। सिर्फ गांव कहने के बाद भी परोक्ष रूप में भी वहां पे वो वाक्य बन जाता है। मतलब अपने व्याकरणिक संदर्भ में, विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कम से कम एक समापिका क्रिया इसको भी याद रखिएगा। मतलब वह वाक्य वहां पे समाप्त होने वाला होता है, उस समय ये क्रिया जो है वहां पे प्रयुक्त की जाती है। इसका मतलब यह है कि भोलानाथ तिवारी जी ने इस परिभाषा के अंतर्गत जो प्रमुख बातें कही है उसको याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि ये भाषा की सहज इकाई है, इसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं। मैंने जो अंडरलाइन किए हुए जो आपको पद दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लीजिएगा कि उनके परिभाषा के महत्वपूर्ण अंग है। भाषा की सहज इकाई ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिसमें एक या एक से अधिक शब्द, ये भी महत्वपूर्ण है। जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण, यहाँ पे ये भी उसको हमें ध्यान देना है। और व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी यहाँ पे महत्वपूर्ण मान सकते हैं, अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कम से कम एक समापिका क्रिया होती है। अर्थात ये जो अंडरलाइन किए हुए या जो जिसके नीचे रेखा मैंने खींची है, इसको थोड़ा सा इस परिभाषा में आपको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि ये परिभाषा बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आई होगी। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, समझ कर पढ़ लीजिएगा, आपको ये परिभाषा याद आ जाएगी। तो ये भोलानाथ तिवारी द्वारा वाक्य की परिभाषा हमने देखी है। इसके बाद हम अगले जो विद्वान हैं उनको भी थोड़ा सा इस वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत देखने वाले हैं। अगले विद्वान जो है
आचार्य विश्वनाथ अर्थात इन्होंने वाक्य के संदर्भ में क्या कहा है। और असल में ये साहित्य दर्पण का जो संस्कृत का साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ है, इसके ये रचयिता है, जो संस्कृत में लिखा गया है, आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने वाक्य के संदर्भ में जो परिभाषा कही है उसको थोड़ा सा हमें समझना है। तो उनके द्वारा वाक्य के बारे में क्या कहा है, देखिए। पहले हम परिभाषा देखेंगे, बाद में इसका विश्लेषण देखेंगे। योग्यता आकांक्षा और निकटता से युक्त योग्यता आकांक्षा और निकटता से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, इन्होंने जो वाक्य की परिभाषा दी है अत्यंत सामान्य है या साधारण है। योग्यता आकांक्षा और निकटता से युक्त पद समूह को वाक्य कहा जाता है या वाक्य कहते हैं। इसमें 3 शब्द महत्वपूर्ण है जिसको हमें समझना है, तब जाकर हमें ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। योग्यता से तात्पर्य यह है कि हमें योग्य शब्दों का प्रयोग या योग्य क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए शब्दों के आधार पर ही उसको हमें वाक्य कहना है। उदाहरण के रूप में, वह हवा से लिखता है। अब देखिए इसमें क्या गलती हुई है। हमें हवा का कर्मत्व पता है, हाँ, लिखा किससे जाता है ये भी हमें पता है। अर्थात हवा का कर्मत्व यहां पे लिखना नहीं है। तो योग्यता के धरातल पर ये भले ही इसमें करता है, कर्म है, क्रिया है, ये क्रिया है, कर्म है और ये करता है। व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य है, लेकिन योग्यता की दृष्टि से इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से निःसृत होने वाला जो अर्थ है वो योग्यता के कसौटी पर वहां पे टिकता नहीं है, इसलिए इसको वाक्य नहीं कहा जाता। अर्थात जिन वाक्यों में योग्यता होती है, मतलब वह पेंसिल से लिखता है, हवा की बजाय वहां पे पेन या पेंसिल से, इसको अगर ऐसा लिखेंगे पेंसिल से लिखता है, तो ये वाक्य बन जाएगा, क्योंकि पेंसिल का कर्मत्व हमें पता है और ये योग्यता के बल पर यहाँ पे या उसके निकष पर ये वाक्य बन जाता है। तो इस तरह से योग्यता के आधार पर जो वाक्य बनते हैं उसको ही वाक्य कहा जाएगा। दूसरा, आकांक्षा, जिसको आसक्ति भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, आकांक्षा का अर्थ है कि शब्दों की परस्पर पूरकता। मतलब देखिएगा कि वाक्य कहते समय, उदाहरण के तौर पर मैं अगर यहां पे उदाहरण दूंगा, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए आकांक्षा के भीतर यहां पे हमें क्या समझना है, ये जो 2 नंबर का जो शब्द आ गया है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसकी जो एक दूसरे के साथ जो परस्पर पूरकता है, इसकी जो एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता है, इसके आधार पर यह वाक्य बनता है। मतलब वाक्य में आने वाले शब्द, वाक्य में आने वाले पद एक दूसरे के साथ अगर परस्पर पूरक रूप में वहां पे प्रस्तुत हो रहे तो समझ लीजिएगा कि वो वाक्य बनता है। साथ ही साथ निकटता, अर्थात निकटता से क्या तात्पर्य, देखिए, वह, आज वह कहा जाए, फिर गाता, 2 दिन बाद गाता कहा जाए, फिर 2 दिन बाद है कहा जाए। अर्थात ये वाक्य 3 शब्दों का है, लगभग 6 दिनों के भीतर बोला गया है। इसको वाक्य नहीं कहा जाएगा,
आकांक्षा से या निकटता से तात्पर्य क्या है कि अगर यहाँ पे इसको वाक्य बनना है तो वह गाता है, ये वाक्य तुरंत ही वहां पे मतलब एक के बाद तुरंत वो शब्द जो है आगे आने चाहिए, पद आगे आने चाहिए, तभी वो वाक्य बनेगा। तो आचार्य विश्वनाथ इनके द्वारा वाक्य की परिभाषा के संदर्भ में जो भी कुछ बात कही गई है वो इस प्रकार है कि जो वाक्य योग्यता के बल पर योग्य होते हैं, आकांक्षा मतलब परस्पर संबंध या परस्पर पूरकता जो शब्दों की होती है वो, और निकटता के बल पर जो वाक्य बनते हैं या इनसे ही युक्त पद समूह को, पद समूह मतलब वाक्य के अंतर्गत अनेक सारे शब्द पद समूह आते हैं, इसको ही वाक्य कहते हैं। तो इतनी आसान परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी ने यहाँ पे वाक्य के संदर्भ में दी है। मुझे लगता है कि इस परिभाषा में ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ इन 3 शब्दों को याद रखिएगा, आपको परिभाषा याद आ जाएगी। योग्यता, आकांक्षा, निकटता से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात ये आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी हुई परिभाषा है वाक्य से संबंधित। अगली परिभाषा हम देखेंगे, संस्कृत के ही विद्वान है पतंजलि। पतंजलि के अनुसार देखिए, पतंजलि वाक्य के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कि असल में ये व्याकरणकार है, इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको करा के देता हूं। संस्कृत में संस्कृत का जो व्याकरण लिखा है वो आचार्य पतंजलि जी ने लिखा है। तो इन्होंने वाक्य के संदर्भ में जो परिभाषा दी है, इसको मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाले, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को, शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, ऐसा शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति करा के देता है। पूर्ण अर्थ की प्रतीति मतलब कि जिन शब्दों के माध्यम से हमें कोई तो संपूर्ण बात या पूर्ण बात ध्यान में आती है, समझ में आती है, उस शब्द समूह को उन्होंने वाक्य माना है। अर्थात पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति करा के देने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। कि मेरे दृष्टि से इस परिभाषा में कुछ भी कठिन नहीं है, आप एक बार भी अगर इसको पढ़ते हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति करा के देता है, इसको ही वाक्य कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि भोलानाथ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य पतंजलि के द्वारा जो वाक्य के संदर्भ में जो परिभाषाएं दी है, हमने लगभग 3 परिभाषाएं देखी है। इसको परीक्षा में अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो एक तो इन आचार्यों के नाम के संदर्भ में आ सकता है। अभी जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें विशेषता ये परिभाषा दी जाएगी, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, डैश डैश ने कहा है। तो यहाँ पे उत्तर के रूप में आपको पतंजलि याद आना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा कंठस्थ करके रखिएगा। परिभाषाएं मैंने जानबूझकर आपके सामने आसान से आसान परिभाषाएं रखी है। हमारे भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले वाक्य विज्ञान के जो किताबें हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, उसमें बहुत सारी वाक्य की परिभाषाएं दी है, लेकिन आपके लिए जो समझने योग्य है, आपके लिए जो बोध के स्तर पर आप जिसको समझ सकते हैं, ऐसी परिभाषाएं मैंने जानबूझकर आपके सामने विश्लेषित की है। मुझे लगता है हमारे पाठ्यक्रम का ये जो वाक्य की परिभाषाएं, ये जो मुद्दा है, ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि समाप्त तो हो चुका है। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। मैंने आपके सामने 3 परिभाषाएं प्रस्तुत की है, उसका विश्लेषण भी मैंने आपको करा के दिया है। आपको परीक्षा की दृष्टि से इन परिभाषाओं को याद रखना है, उनके द्वारा मतलब किस विद्वान के द्वारा ये परिभाषा लिखी गई है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है और उसके आधार पर इन परिभाषाओं को समझना है। तो ये पहला मुद्दा जो है इस पाठ का, वो वाक्य की परिभाषाएं, वो समाप्त हो चुका है। अगले लेक्चर में हम इस पाठ का अगला मुद्दा जो है उसको लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।